स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जानेंगे अधातु अर्थात नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होती हैं और कैसे पहचान सकते हैं हम नॉन मेटल होती हैं। पहले ही बता चुके, नॉन मेटल वे पदार्थ होते हैं जिनमें करंट नहीं आता, मतलब जिसमें धारा नहीं बहती, अर्थात जो विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है। कुचालक माने जिसमें धारा कुचल जाती है, बहती नहीं है। ठीक है, ऐसे पहचान सकते हैं। दूसरा तरीका और बताया, दूसरा तरीका ये है कि वे तत्व या पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ले करके ऋणायन बनाते हैं। लेकर का मतलब ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं। और इनमें ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक, जैसे आपके कौन कौन से हैं अधातुएं, तो हेडिंग डाल लीजिए अधातु। अधातु को कहते हैं इंग्लिश में नॉन मेटल, नॉन मेटल्स। तो अधातु क्या होते हैं, लिख लो, वे तत्व या पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं और विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, उन्हें हम अधातु कहते हैं। जैसे आपका जैसे में सल्फर अधातु है, फास्फोरस अधातु है, ऑक्सीजन अधातु है, हाइड्रोजन भी अधातु है, क्लोरीन अधातु है। ठीक है, अधातुओं को जो एक आवर्त साड़ी आती है, आपने देखी आवर्त साड़ी, मेंडलीव की आवर्त साड़ी, उसके बाद मोजले की आवर्त साड़ी, उसके बाद दीर्घ आवर्त साड़ी। जो दीर्घ आवर्त साड़ी है, राग बर्नर और बड़ी वैज्ञानिक है, उनकी आवर्त साड़ी है। वो दीर्घ आवर्त साड़ी में उस साइड में LHS में जो तत्व लिखे गए हैं, वो सभी तत्व अधिकांशतः अधातु के रूप में लिखे गए हैं। और जो इस साइड में लिखे गए हैं हमारी तरफ, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड में रखे गए हैं, वे तत्व अधिकांशतः धातुएं हैं। और जो बीच में लिखी गई हैं पीले कलर की, आपने देखा येलो कलर का जो बीच में है एकदम नीचे की ओर, वो भी आपकी धातु हैं, मेटल्स। और नीचे जो रखे हुए हैं F ब्लॉक के तत्व, वो भी आपके धातु हैं। तो कुछ तत्व अधातु हैं जिसमें मैंने आपको लिख दिया। ठीक है, ये लगभग 11 अधातु हैं लगभग। ठीक है, ऐसे ये अब अधातु हैं, सल्फर, ऑक्सीजन, सब अधातु हैं। कैसे पहचानते हैं अधातु? चलो चेक करते हैं। अधातु इलेक्ट्रॉन लेंगी, क्यों? क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 4 से ज़्यादा होंगे सब में। देखो सल्फर का उदाहरण ले लो, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16 का इलेक्ट्रॉन करेंगे कितना होगा? 2, 8, 6। देखिए इसके अंतिम कोश में 4 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ले करके 8 बनाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ जाएंगे और 8 हो जाएगा। जब जो 2 ले लिए इसलिए 2 ऋणायन आ जाएगा। तो ऋण वाले होते हैं, ऋणायन होते हैं, इन्हें अधातु कहते हैं। सही है। ऐसे ही फास्फोरस ले लो, फास्फोरस का 15 होता है, 2, 8, 5, तो इसमें भी 4 से ज़्यादा है। ओ ले लो, ओ का होता है 8, 2, 6, इसमें भी 4 से ज़्यादा है। H अपवाद है, H का 1 होता है, लेकिन फिर भी ये अधातु है। ठीक है, क्योंकि इसमें अधातु की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। ये धन भी होता है, ऋण भी होता है, धनायन भी बनाता है, ऋणायन भी बनाता होता है। ठीक है, लेकिन ऋण प्रॉपर्टी, अधातु प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, इसलिए इसे अधातु माना जाता है। क्लोरीन, ध्यान रखना अपवाद है। क्लोरीन 17 है, 2, 8, 7, इसमें भी 4 से ज़्यादा। तो आपने देखा जिनके अंतिम कोश में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वे सब अधातु हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन लेंगे ही लेंगे। चलो इलेक्ट्रॉन एक रिएक्शन करके दिखा रहे हैं। जैसे Cl ले लो, Cl का परमाणु क्रमांक कितना है? 17, 2, 8, 7। क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसमें जुड़ना चाहिए, तो जुड़ने का मतलब प्लस, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, देखो प्लस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा इसमें चिपक जाएगा, ये 0 और एक माइनस का ऊपर, एक माइनस ऊपर जुड़ के Cl पर एक माइनस आ जाएगा, ये माइनस इसके ऊपर पहुंच गया। ठीक है, तो हो जाएगा क्लोरीन आयन, क्लोराइड, हाँ इसको आइड बोलेंगे, क्लोराइड आयन, आइड आ जाता, क्लोराइड आयन, नाम बदल लेगा। जिस पर ऋण चार्ज आ जाता, कर्जा ले लेता, उसका नाम बदल जाता है। तो ऋणायन ये हो गया, इसका नाम है क्लोरीन परमाणु और इसका नाम है क्लोराइड आयन। ठीक, तो ये अधातु है। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसका मतलब ये तत्व जो है अधातु है। समझ गए? अब अधातुओं के भौतिक गुण क्या हैं? मैं इतना इसलिए समझा रहा हूँ बेटा, बोर्ड एग्जाम जो हुआ है उस बोर्ड एग्जाम में धातु और अधातु में अंतर पूछा जाता है। धातु और अधातु में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रट लीजिए। तो धातुएं क्या होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं, उनमें अंतर क्या होता है? अंतर बहुत आता है। विभेद, विभेद माने अंतर होता है।
क्वेश्चन आ सकता है धातु अधातु में तुलना कीजिए तो भी अंतर है, धातु अधातु में विभेद कीजिए तो भी अंतर है, धातु अधातु में अंतर कीजिए तो है ही ऑलरेडी अंतर। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। तो एक तरफ आप धातु लिख देंगे और एक तरफ आप अधातु लिखेंगे। आपको परीक्षा में ऐसे लिखना चाहिए अंतर, ये लिखने का तरीका होता है। अगर आप ऐसे लिखते हो धातु, ऐसे लिखते हो धातुओं में धात्विक चमक होती है, जबकि करके लिखोगे तो नंबर कम मिलेंगे। धातुओं में धात्विक चमक होती जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती, तो ऐसे नंबर कम मिलते हैं बेटा। इस चीज़ को ध्यान रखो, जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से समझो। तो आपको ऐसे पार्टीशन करके लिखना है। तो आपने लिखना है इसमें धात्विक चमक होती है ना, इसमें लिखना नहीं होती। अब इतना ना, ऐसे नहीं लिखना नहीं होती, आपको लिखना है वो पूरा ऐसे लिखना, अधातुओं में धात्विक चमक नहीं होती, धात्विक चमक नहीं होती। भैया जैसे ये तो आपका रबड़, प्लास्टिक, ये सब इनमें कहाँ होती है चमक? चमक तो धातुओं में होती है, सोना चांदी, है ना। दूसरा है विद्युत और ऊष्मा की सुचालक, ये सुचालक होती हैं और ये कैसी होती हैं? कुचालक होती हैं। लेकिन इतना नहीं लिखना, आपको ये भी लिखना है अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। पिछली क्लास में आपको बता दिया था, धातुओं के जो भौतिक गुण हैं वो याद कर लेना, उसका उल्टा करके अधातुओं के भौतिक गुण याद कर लेना, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, धातु अधातु की तुलना बता रहा हूँ। धातुओं में धात्विक चमक होती है, अधातुओं में धात्विक चमक नहीं होती है। धातुएं विद्युत ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इसमें धारा बह जाती है, और इसमें अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है, इसमें धारा नहीं बहती है। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं और अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती। धातुएं तन्यता का गुण होता है, अर्थात तन्य होती हैं, अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। धातुएं कठोर होती हैं, ठोस होती हैं, लेकिन अधातुएं रबड़ की तरह खिंचदार, मतलब ठोस कठोर नहीं होती, है ना। धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं, गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, लेकिन अधातुओं के घनत्व उच्च नहीं होते, निम्न होते हैं, कम होते हैं, और गलनांक क्वथनांक भी अनिश्चित होते हैं, कम होते हैं। तो ये अंतर आप लिख लेना, अच्छे समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता बहुत है, मैंने आपको समझा दिया बहुत अच्छे से। आप धातुओं को याद कर लेना, उसका उल्टा इसको लिख देना, बस हो गया। ठीक, अब बात करते हैं धातुओं और अधातुओं की परस्पर अभिक्रिया से होता क्या है। तो हेडिंग डाल लीजिए, नेक्स्ट हेडिंग, धातुओं और अधातुओं की परस्पर अभिक्रिया। हेडिंग है धातुओं और अधातुओं की परस्पर अभिक्रिया। धातुओं और अधातुओं की परस्पर अभिक्रिया, परस्पर अभिक्रिया। तो धातुओं की और अधातुओं की आपस में क्रिया करें, धातु एक तरफ अधातु, आपस में आमने सामने हो तो क्या बनाएंगी? तो बेटा एक तरफ धातु को धन कहते हैं और अधातु को ऋण कहते हैं। तो अगर धन और ऋण मिलेंगे तो लवड़ बनाएंगे। क्या बनाएंगे छात्रों? लवड़ बनाएंगे। और लवड़ का दूसरा नाम बताया था आयनिक यौगिक। क्या बनाएंगे? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक वो होता है जो आयनों में टूट जाता है। आयनिक यौगिक का दूसरा नाम है वैद्युत संयोजी यौगिक, संयोजक यौगिक। तो वैद्य संयोजक यौगिक बनाते हैं कौन? धातु अधातु। समझ गए? तो धातुएं और अधातुएं परस्पर अभिक्रिया करके इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करती हैं, और इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से आयनिक बंध का निर्माण होता है, और आयनिक बंध जिन यौगिकों में होता है उसको हम आयनिक यौगिक या लवड़ या वैद्युत संयोजी यौगिक के नाम से जानते हैं। चलो सीखते हैं कैसे बनाती हैं। धातुओं में जैसे ले लो Na, अधातुओं में जैसे ले लिया Cl ले लो। चलो ठीक, अब रिएक्शन कैसे होगी देखो। इसके परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2 8 1, ऐसे होगा। इसके भाइतम कोश में कितना होता है? 17। इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2 8 7। अब आप सीख लो, ये इलेक्ट्रॉन इसके भाइतम कोश में 1 है जो कि 4 से कम है, तो ये तो देने वाला हुआ, अर्थात ये तो देगा। और इसके भाइतम कोश में 4 से ज़्यादा है तो ये लेगा। तो इसका मतलब Cl लेने वाला है और Na देने वाला। तो Cl किसको? Cl इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? Na से।
तो ये Na अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इसको दे देगा। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इसके 7 की जगह कितने हो जाएंगे, 8। तो एक इलेक्ट्रॉन खिंच जाएगा Cl की तरफ, समझ गए। तो कैसे खिंचेगा इसको सीखो। ये प्रदर्शित करते कैसे हैं, ये आगे वाले तत्वों, आगे वाले इलेक्ट्रॉनों को नहीं लिखते, इसमें भी आगे वाले इलेक्ट्रॉनों को नहीं लिखते, लेकिन पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को लिखा जाता है। पीछे 1 है, इसके पीछे 7 है। तो प्रदर्शित कैसे करते हैं इसको देखो। इसको या तो क्रॉस लगा के प्रदर्शित कर दो इलेक्ट्रॉनों को। इलेक्ट्रॉन को 2 तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, या तो क्रॉस लगाकर या फिर डॉट लगाकर। डॉट माने बिंदी, ठीक। तो अगर क्रॉस लगा देंगे तो ये इसका मतलब सोडियम के पास लगाया तो सोडियम का ये इलेक्ट्रॉन है। अब हम ये क्रॉस लगा रहे हैं तो इसको डॉट से प्रदर्शित कर दे रहे हैं अलग करके। इसमें 7 है, 7 प्रदर्शित करो, 2 2 4 2 6 और एक अकेला 7। हमेशा जोड़ा करके प्रदर्शित करते हैं, समझ गए। इसके डॉट, ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, आप इसको डॉट ले दो, आपकी मर्जी। इसको आप डॉट मान लो, इसको क्रॉस मान लो, क्रॉस क्रॉस कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेगा, जब इन दोनों के बीच में प्लस होगा, रिएक्शन होगी, तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच जाएगा, इस एक डॉट के पास पहुंच जाएगा। तो कैसे बनाएगा, जब ये डॉट के पास पहुंचेगा तो Na ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इस पर आ जाएगा 1 प्लस, 1 त्यागा तो 1 प्लस, 2 त्यागा 2 प्लस, 3 त्यागा 3 प्लस, 1 त्याग दिया तो 1 प्लस। तो एक डॉट किसके पास पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा आपका काला वाला जो क्लोरीन का है वो आपका नीला वाला क्रॉस आ जाएगा। ये Na का है, ये क्रॉस किसके पास आ गया, Cl के पास। क्रॉस पा रहे हैं, क्रॉस नहीं है, इलेक्ट्रॉन है किसका, Na का। Na के इलेक्ट्रॉन Cl के पास पहुंच जाएगा। और आपके ये 2 जैसे के तैसा, ये 2 जैसे के तैसा, ये 2 जैसे। अब आपने देखा Cl के पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो कैसे, 2 पहले से था, 8 पहले से था, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 7 थे आयतन कोश में, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 8 हो गए। और इसके आयतन कोश में कितने हो जाएंगे, 2 8। इसके आयतन कोश में 10 रह जाएंगे, इसमें कम हो जाएंगे, और इसके आयतन कोश में ज़्यादा हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, समझ गए। हाँ, तो इसका देखो 2 8 10 और 8 18, और इसमें 2 8 10, 11 था, 1 निकल गया तो 10 रह गए। उसका 17 था, 1 आ गया तो 17 1 18 हो गया, तो इसका 18 हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसलिए जिसने 1 ले लिया तो इसके ऊपर एक माइनस का आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और जैसे ही प्लस माइनस उत्पन्न हो जाएगा वैसे ही आपस में चिपक कर ये अणु के रूप में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, NaCl बना, NaCl आपस में चिपक जाएंगे, प्लस माइनस एक दूसरे से चिपक जाते हैं और आयनिक यौगिक बन के तैयार हो गया, बन गया आयनिक यौगिक। तो आयनिक यौगिक को हम बना, इसका मतलब सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है, इसीलिए इसको साल्ट कहते हैं, लवण कहते हैं। और लवणों को अगर हम जल में घोल देते हैं तो वो प्लस और माइनस में टूट जाते हैं, आयनिक यौगिक में आयनों में टूट जाते हैं, इसीलिए लवणों के विलयन में धारा का बह जाती है, इनके विलयन में धारा बह जाती है, समझ गए। ऐसी एक और ले लो, चलो Mg को ले लो। ऐसी Mg अगर क्रिया करेगा तो Mg 2Cl से क्रिया करेगा, Mg 2Cl के साथ क्रिया होनी चाहिए। भाई 2Cl के साथ क्यों होगी, क्योंकि Mg का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है। 12 का इलेक्ट्रॉन करेंगे 2 8 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी तो होना चाहिए। तो अगर हम एक Cl को ले लेंगे तो एक Cl एक ही तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन की तो कमी है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, इसलिए Cl दूसरे Cl को बुलाएगा कि भैया तू और ले ले इससे। क्यों, क्योंकि ये एक ही लेने की क्षमता है इसके आयतन कोश में 17 है, 7 है, तो 7 में एक ही तो जुड़ सकता है, तो 8 आ सकता है, इसलिए एक ही Cl आएगा। इसलिए एक Cl को और बुलाएगा, क्योंकि इसके आयतन कोश में 7 होगा तो एक और लेगा 8, इसलिए 2 Cl जोड़ने पड़ेंगे, समझ गए। तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसके आपके ऐसे ही तो रहेगा सेम। इसका एक इलेक्ट्रॉन Mg का इसके पास पहुंच जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका इस Cl के पास पहुंच जाएगा, तो ये इस Cl को दे देगा तो Mg पर आ जाएगा 1 प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन इसको भी दे दिया तो एक और प्लस आ गया, 2 प्लस, 2 Mg प्लस हो जाएंगे। तो ये Cl के पास आ जाएंगे, इन दोनों को इकट्ठा करके हम ऐसे लिख सकते हैं ये, ठीक है। और ये दोनों इकट्ठे, एक यहाँ क्रॉस आ जाएगा, यहाँ ये यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला Mg का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। लेकिन ये एक जैसे होने का अगर 2 हैं तो इसलिए हम कोष्टक में ऐसे 2 लिख सकते हैं, समझ गए। हाँ, और 2 माइनस आ जाएंगे, तो इसमें माइनस कितना आएगा, 1 Cl पर 1 ही माइनस आएगा, क्योंकि एक ही तो Cl ले रहा है, 1 माइनस 1 Cl इस पर आ तो 1 माइनस है, तो 1 माइनस आपका अंदर आ जाएगा।
सही है। और कोष्ठक लगा है तो 2, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 माइनस हो जाएंगे। इसका मतलब 2 माइनस हैं 2 प्लस हैं, तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा, इकट्ठा लिखेंगे तो Mg और Cl कितने हो गए 2, तो MgCl2 अणु बनेगा। तो MgCl2 भी एक आयनिक यौगिक होता है। समझ गए। तो आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं आपने सीख लिया। अब बात आती है आयनिक यौगिकों के लक्षण की, आयनिक यौगिकों की विशेषताएं, या आयनिक यौगिक के गुण, या आयनिक यौगिक के भौतिक गुण भी बोल सकते हैं। चलो डाल लीजिए हेडिंग, आयनिक यौगिकों के भौतिक गुण या आयनिक यौगिक के गुणधर्म। नेक्स्ट हेडिंग है, तो आपने देखा धातुएं और अधातुएं आपस में क्रिया करती तो आयनिक यौगिक बनाती हैं, ठीक है। और आयनिक यौगिक को लवण भी कहते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजी यौगिक, वैद्युत संयोजी यौगिक के गुणधर्म, गुणधर्म लिख लो या लक्षण लिख लो या विशेषताएं लिख लो। क्या क्या विशेषता, क्या क्या खासियत है, विशेषता माने खासियत। तो आयनिक यौगिक में खासियत क्या है, आयनिक यौगिक पहली बात तो जल में घुल जाते हैं, इसका मतलब आयनिक यौगिक विलयशील हैं। कैसे हैं, विलयशील, विलयशील। और विलयशील को कहते हैं घुलनशीलता। क्या बोलते हैं, घुलनशीलता, सीधी सी बात है। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं वो जल में घुलकर धनावेश और ऋणावेशित आयनों में टूट जाते हैं। समझ गए। इसीलिए उनमें गलित अवस्था में धारा बह जाती है, लेकिन ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक में धारा नहीं बहती। ठोस अवस्था में ये कुचालक माने जाते हैं। जैसे कि नमक को अगर ठोस अवस्था में लें तो वो कुचालक है, लेकिन पानी में घोल दें या फिर उसको गला दें, पिघला दें, तो वो प्लस और माइनस में टूट जाएगा, अर्थात Na+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा, तो उसमें धारा आसानी से बह जाएगी, जो कि सुचालक हो जाएगा। ठीक, तो विलयशीलता भी है। दूसरी बात है इसकी धात्विक प्रकृति या भौतिक प्रकृति बोल सकते हैं। भौतिक प्रकृति, भौतिक प्रकृति का मतलब है जो आयनिक यौगिक होते हैं वो ठोस अवस्था में कठोर होते हैं, कठोर और ठोस होते हैं। और कठोर ठोस होने के कारण ये भंगुर भी होते हैं। क्यों, क्योंकि ये धनावेश और ऋणावेश से मिलकर बने होते हैं। ये यौगिक धनायन और ऋणायन के परस्पर माने आपस में एक मजबूत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, ठीक है, जिसके कारण ये ठोस अवस्था में होते हैं या कठोर अवस्था में होते हैं, लेकिन ये भंगुर भी होते हैं। भंगुर का मतलब है जैसे ही इसको हम जमीन में केवल गिरा दें तो एकदम टूटकर बिखर जाते हैं, भंग हो जाती है इनकी व्यवस्था, इसलिए इनको भंगुर कहते हैं। छिन्न भिन्न हो जाते हैं, जैसे कि नमक को डाल देंगे तो छिन्न भिन्न हो जाएगा, तो ये भंगुर भी होते हैं। समझ गए। तो ये कठोर भी होते हैं, कठोर ठोस होते हैं और भंगुर भी होते हैं। ठीक, अच्छा, दूसरी बात देख ली, विलयशीलता देख ली। और तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है ये विद्युत तथा ऊष्मा के, ये तीसरी बात है, ये ठोस अवस्था में विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, लेकिन गलित अवस्था और जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि ये गलित अवस्था में या जलीय विलयन में अपने आयनों में टूट जाते हैं, अपने आयनों में विभाजित हो जाते हैं, अर्थात अपने आयनों में मुक्त हो जाते हैं। और आप सभी जानते हैं हमेशा धारा आयनों की वजह से या इलेक्ट्रॉनों की वजह से होती है। या तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होने चाहिए तो धारा बहेगी, या फिर आयन मुक्त होने चाहिए तो धारा बहेगी। आयन डाकिया मान के चलो तभी चिट्ठी जाएगी, चिट्ठी माने धारा, और आयन या इलेक्ट्रॉन धारा को ले जाने वाला। ठीक, आयन होंगे तो धारा जाएगी या इलेक्ट्रॉन होंगे तो धारा जाएगी। समझ गए, धारा फॉर चिट्ठी मान के चलो। तो इसीलिए ये ठोस अवस्था में कैसे होते हैं छात्रों, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं, इनमें धारा नहीं बहती। लेकिन ये गलित अवस्था में या फिर जलीय विलयन में, जलीय विलयन में कैसे होते हैं, सुचालक होते हैं। सुचालक मतलब इनमें धारा बह जाती है। क्यों बह जाती है, ये कुचालक क्यों होते हैं ठोस अवस्था में, क्योंकि इनमें आयन मुक्त नहीं होते। और ये सुचालक क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें आयन मुक्त हो जाते हैं। आयन अपने आयन जो यौगिक है वो अपने आयनों में टूट जाता है, धन और ऋण में टूट जाता है, धनायन अलग हो जाता है, ऋणायन अलग हो जाता है, इसीलिए उनमें धारा बह जाती है। तो आयनों में मुक्त होने की वजह से इसमें
सुचालकता पाई जाती है, धारा बहने का गुण पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है गलनांक क्वथनांक। गलनांक तथा क्वथनांक छात्रों, तो इनके गलनांक और क्वथनांक अत्यंत उच्च होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। इनके गलनांक क्वथनांक उच्च माने बहुत अधिक होते हैं, मतलब बहुत अधिक टेम्परेचर पर गलते हैं ये। जैसे कि नमक को आप अपने घर पर नहीं गला पाओगे, आप घर पे गला के देख लेना, नमक को अगर आग में डालोगे उठक जाएगा, एकदम दूर भाग फेंकेगा, आप उसको गला नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि नमक को गलाने के लिए कम से कम 2050 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, तब जाकर गलेगा। तो 2050 आपकी भट्टी का टेम्परेचर भी नहीं होता, भट्टा का टेम्परेचर तक नहीं 2050 होता है, जिसमें ईंटें गलती हैं उसका भी टेम्परेचर 2050 नहीं होता, तो उसमें भी गलना मुश्किल है ना। तो इसका मतलब क्योंकि इनके गलनांक उच्च होते हैं, कारण क्या है? क्योंकि ये अधिक ताप पर वाष्पित हो पाते हैं, अधिक ताप पर इन्हें अधिक ताप चाहिए तभी ये वाष्पित होते हैं, उससे पहले वाष्पित नहीं होते, यही इनका कारण है। तो इनका गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, अत्यंत उच्च होते हैं। ठीक है। तो ये इनके लक्षण होते हैं जो आपको, ये भी लक्षण इनके जानने चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कारण से, क्या कारण है कि आयनिक यौगिक जलीय अवस्था में या गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो आपको क्या लिखना है? उत्तर लिखना है आयनिक यौगिक गलित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक इसलिए होते हैं क्योंकि ये गलित अवस्था तथा जलीय विलयन में अपने आयनों में विभाजित हो जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं और अपने आयनों में मुक्त हो जाते हैं। कुछ भी लिख दो, अपने आयनों में टूट जाते हैं, अपने आयनों में मुक्त हो जाते हैं, जिसके कारण उनमें धारा का प्रवाह हो जाता है और सुचालकता गुण व्यक्त करने लगता है। ऐसे पूछ सकता है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं, उच्च मीन्स ज़्यादा क्यों होते हैं? तो आप लिखेंगे आयनिक यौगिकों के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि ये दो विपरीत आवेशित आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। ठीक है, जिसे तोड़ने के लिए अपार ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा लगती है, इसी कारण इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। अधिक ऊर्जा की वजह से इनको गलाना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। समझ में आ गया? तो आप एक लाइन में यही लिखेंगे आयनिक यौगिकों गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि इनके मध्य जो मजबूत आकर्षण बल है उसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा लगती है। बस इतना ही लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना। ठीक, ये इसलिए गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके जो भौतिक गुण होते हैं, उनके गुणधर्म होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, और भी आप किताबों से एक दो पढ़ सकते हो। तब तक के लिए नमस्कार।